हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपना एशिया कॉन्टिनेंट चल रहा है। एशिया कॉन्टिनेंट में अपन ने इसमें किस तरीके से कंट्री कैपिटल्स हैं याद की हैं और इसी तरीके से मैंने पूरे कॉन्टिनेंट आपको पढ़ाए हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के जस्ट बाद अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद अपना अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट चलेगा। अंटार्कटिका के बाद कुछ जलधाराएं जो गर्म और ठंडी जलधाराएं वो टॉपिक कवर करेंगे। आज देखते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में मैंने आपको पढ़ाया है कि मध्य एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। उसके बाद आपने देखा यानी कि दक्षिण एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, साथ में कौन कौन सी कंट्री आती है, पश्चिमी जो पश्चिम वाला क्षेत्र है पश्चिमी साइड कौन कौन सी कंट्री आती है। इस तरीके से अपन ने कैपिटल साइड पूरा कंप्लीट किया है। और आज अपन देख रहे हैं कि एशिया में कौन कौन से पर्वत देखने को मिलेंगे और एशिया में कौन कौन सी जल संधि। तो आज का टॉपिक रहेगा एशिया की जल संधि और एशिया के पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा यूरेशिया में शामिल देश। सबसे पहले यूरेशिया में शामिल देश से अगर बात करते हैं तो यूरेशिया में शामिल देश है, आपको याद रखना है, तुर्की और रूस। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरेशिया में कौन सी दो कंट्रियां शामिल हैं, तो आपको याद रखना है यूरेशिया में शामिल दो देश हैं, रूस और तुर्की। तुर्की या टर्की इसकी कैपिटल आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है यमन और जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में जो जल संधि है उसका नाम, यानी कि यमन और जिबूती के बीच में बाब एल मंडब जल संधि है। इसको भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का आंसुओं का द्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भूमध्य सागर, जैसे आपने देखा मैप पर आ जाइए, यहाँ मैप आपको दिख रहा होगा। तो ये यमन और जिबूती यानी कि एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली अगर जो जल संधि है उसका नाम तो आपको याद रखना है बाब एल मंडब जल संधि। और इसको भूमध्य सागर के आंसुओं का द्वार कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन टाइम में मतलब हाथों से जो जहाज चलाए जाते थे तो उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। तो जो नाविक थे उनको इसको ढकेलने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इस कारण से इस जल संधि को नाम दिया गया है मतलब भूमध्य सागर का आंसुओं का द्वार। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। ये पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ दिख रहा होगा। वही अगला पॉइंट है ईरान और ओमान के बीच में कौन सी जल संधि है। तो देखिए ईरान यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये ईरान है, ये ईरान है और यहाँ पर आपको देखेगा ओमान। तो लगभग यही देखेगा। तो ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है उसका नाम याद रखना है हॉर्मुज जल संधि। पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ईरान और ओमान के बीच में जो जल संधि है उसका नाम याद रखना है हॉर्मुज जल संधि। ये पूछे जाते हैं पेपर में, मोस्ट इंपोर्टेंट जल संधियाँ हैं वो ही कवर कर रहे हैं। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है आपको दिख रहा होगा पाक जल संधि, ये यहाँ पर देखेगा। पॉइंट नंबर 4 ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में जो जल संधि है उसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि ये याद रखना है, ये कहाँ पर है तो इंडोनेशिया और एशिया को अलग करती है। देखो जल संधि का मतलब होता है किन्हीं दो वाटर बॉडियों को आपस में जोड़ना। जैसे अगर बात करते हैं बाब एल मंडब जल संधि की, तो ये जो है काला सागर मतलब लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है ये जल संधि। लेकिन वहीं दो स्थल मंडल को अलग कर रही है जैसे यमन और जिबूती को, तो उसको बोलते हैं जल संधि। मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया था तो अब फिर बता दिए। यहाँ पर याद रखना है मलक्का जल संधि। ठीक है, मलक्का जल संधि ये पॉइंट आपको देखेगा। पॉइंट नंबर 6 यहाँ लगभग मैप जो आप अपना एटलस खोलकर ही रखें, क्योंकि पूरी ज्योग्राफी है, पूरी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि चीज़ों को जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा हो, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, सबसे पहले आपके पास एटलस होना चाहिए। बिना एटलस के आप इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो हर चीज़ जो बताई जा रही है उसको टिक मार्क करना है। थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ों को ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आप अपने हाथ से टिक मार कर लेते हो, उन चीज़ों को देख लेते हो मैप में, तो बस मज़ा आ जाता है। कहते हो कि काश इस चीज़ को हमने पहले पढ़ा होता। तो देखो ये बर्ड है, बर्ड को किस तरीके से ढूंढना है, अपने एटलस के अकॉर्डिंग ढूंढना है। ठीक है, और हैप्पी होकर पढ़ना है, बिल्कुल स्माइल के साथ। ठीक है, ये तो आपका होना ही चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है विश्व, यानी कि विश्व की
सबसे लंबी जल संधि का नाम है तो वो है मलक्का जल संधि, ये याद रखना है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि। वहीं मधुमक्खी का छत्ता के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है, तो इसका नाम याद रखना है जावा द्वीप, जो विश्व में सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है और ये द्वीप देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, यहाँ पर जावा द्वीप स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको है भारत की ये एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को मैंने इस मैप में दिखाने की कोशिश की है। इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला है। तो पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला यानी कि पॉन्टिक पर्वत श्रृंखला तुर्की में देखने को मिलेगी, वहीं टॉरस पर्वत श्रृंखला भी तुर्की में देखने को मिलेगी। तो पॉन्टिक और टॉरस दो पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर है, तुर्की में। ये पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला तुर्की में स्थित है, तो आपको याद रखना है पॉन्टिक और टॉरस, ठीक है। वही अगर बात करते हैं एल्ब्रुस और जैग्रोस दो पर्वत श्रृंखला है, ये आपको ईरान में दिखेगी। देखो एल्ब्रुज, ये एल्ब्रुज है, वो एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस पढ़ा था अपन ने, यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक थी, वहीं ये है एल्ब्रुस। इसीलिए ये जो चीज़ें कंफ्यूज करने वाली होती हैं वो पेपर में पूछी जाती है ना, जैसे बच्चा उलझा है तो उलझना नहीं है, अपन को तो क्लियर याद रखना है एल्ब्रुस आएगा तो आपको यूरोप की हाईएस्ट पीक है, और एल्ब्रुज और जैग्रोस ये ईरान में पाई जाने वाली माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं इंडिया में, तो आपको पता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। तो एशिया अगर बात करते हैं, एशिया की हाईएस्ट पीक है तो आपको याद रखना है क्या, माउंट एवरेस्ट है। ये न केवल एशिया की बल्कि पूरे विश्व की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा पामीर ग्रंथि, पामीर नॉट यानी कि पामीर ग्रंथि, यानी कि अगर बात करते हैं पामीर ग्रंथि की, तो पामीर ग्रंथि को पर्वतों की जननी कहा जाता है, क्योंकि एक इस तरीके की पर्वत की नोक है, मतलब बिल्कुल गांठ बनी हुई है, और उसके आसपास कई सारे पर्वत इस तरीके से बिखरे हुए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। अलग अलग देशों में अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं, इस पामीर नोट से ही जन्म हुआ है, तो इनके नाम याद रखने हैं। जैसे अगर बात करते हैं, सबसे पहले हिंदुकुश पर्वत आपको जापान में देखने को मिलेगा। हालांकि ये इसकी जो जन्म हुआ है पामीर ग्रंथि से ही हुआ है, ठीक है, इसीलिए पामीर ग्रंथि को भौगोलिक ग्रंथि बोलते हैं, पर्वतों की जननी बोलते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। पामीर ग्रंथि ये तिब्बत में देखने को मिलती है, आपको पता है, तो तिब्बत में जो पॉइंट है वहाँ देखने को मिलता है, इसीलिए तिब्बत के पठार को विश्व का सबसे ऊंचा पठार या पामीर जो ग्रंथि है, पामीर को संसार की छत के नाम से जाना जाता है, ये याद रख सकते हो। इसमें आपको देखना है हिंदुकुश पर्वत यानी कि अफगानिस्तान में। वहीं अगर बात करते हैं टियानसेन पर्वत, ये आपको चीन याद रखना है, टियानसेन ये चीन में टियानसेन। हिमालय पर्वत तो आपको याद रखना है क्योंकि एशिया में सबसे लंबी पर्वत रेंज के रूप में जाना जाएगा एशिया में। अगर विश्व में सबसे लंबी पर्वत रेंज है तो आपको पता है एंडीज पर्वतमाला है, उसके बाद रॉकी आती है, उसके बाद हिमालय आती है। तो ये याद रखना है टियानसेन और कुनलुन पर्वत श्रृंखला ये आपको चीन में देखने को मिलेगी। वहीं अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला ये आपको म्यांमार में देखने को मिलेगी, अराकानियोमा। वहीं सुलेमान पर्वत और कीर्थर पर्वत, तो सुलेमान हो गया, ये कीर्थर हो गया, तो सुलेमान और कीर्थर ये दोनों मिलेंगे पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ कि सुलेमान पर्वत निम्न में से किस कंट्री में आता है, कीर्थर पर्वत किस कंट्री में आता है, तो पाकिस्तान, अराकानियोमा म्यांमार में आता है, इस तरीके से। तो याद रखना है आपको कि हिंदुकुश टियानसेन, हिमालय, कुल्लू, अराकानियोमा और सुलेमान और कीर्थर ये सारी माउंटेन रेंज एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती है, अलग अलग कंट्रियों में स्थित है, इस तरीके से। वहीं पॉन्टिक पर्वत और टॉरस पर्वत, पॉन्टिक पर्वत से निकलती है, जो डजलाफरा रिवर है वो यहीं से निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने इसकी जल संधियाँ पढ़ी और माउंटेन रेंज पढ़े, कल इसकी रिवर पढ़ेंगे, रिवर के साथ और भी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से एशिया को कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कल फिर मिलते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।